students, this is Atul from Gateway School and this is the 8th part of the French Revolution. In this lecture, we will discuss how France becomes a constitutional monarchy. Constitutional monarchy का मतलब क्या होता है? देखो, मोनार्की में दो तरह की मोनार्की होती है, एक एब्सोल्यूट मोनार्की होता है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है। एब्सोल्यूट मोनार्की वो होता है जहाँ पे पूरा का पूरा डिसीजन कौन लेता है? राजा या रानी के पास अधिकार होता है लेने का। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो होता है जहाँ पे मोनार्क, राजा या रानी जो भी डिसीजन लेगा वो किसके आधार पर लेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। सपोज करो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हो या जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस है, मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन राजा या रानी रूल करेगा तो वो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और अगर अकॉर्डिंग टू देयर विल मतलब अपनी मर्जी के आधार पर करेंगे राजा या रानी शासन, तो उसे कहेंगे एब्सोल्यूट मोनार्की। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एब्सोल्यूट मोनार्की में मुझे लगता है कि जो आपका प्रॉब्लम था वो दूर हो गया। नाउ हाउ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये हमारा टॉपिक है, हमें पढ़ना है इसे। नेशनल असेंबली ने कंप्लीट किया कॉन्स्टिट्यूशन, जो उन्होंने बनाना शुरू किया था, जो उन्होंने कहा था कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे तब तक जब तक हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि टू लिमिटाइज द पावर ऑफ मोनार्क। क्यों मोनार्क के पावर को क्यों लिमिटाइज करना चाहते थे? एक क्वेश्चन उठता है और आपके दिमाग में भी उठा होगा कि भाई क्या बात है, आप पूछ सकते हो कि सर क्या बात है, क्यों राजा के पावर को लिमिटाइज करने की जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि इस राजा के पास ही सब कुछ था, कानून बनाने का भी, कानून को लागू करने का भी, दंड देने का भी। तो देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर, जिसके बारे में मॉन्टेस्क्यू ने बात किया था अपनी किताब स्पिरिट ऑफ लॉज में, जिसमें बोला था कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे हमारे देश में क्या है, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है। तो अनलाइक द मोनार्की है हमारे यहाँ। अनलाइक द मोनार्की का मतलब कि मोनार्की की तरह नहीं है। मोनार्की में क्या होता था कि राजा के पास ही सब कुछ पावर होता था, कानून बनाने का भी, उसे लागू करने का भी और दंड देने का भी, पनिशमेंट देने का भी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो नेशनल असेंबली ने कंप्लीट कर लिया। नेशनल असेंबली के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। जितनी भी कॉमन क्लास के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हमारा पॉपुलेशन फ्रांस में सबसे ज्यादा 90% इनका पॉपुलेशन था, तो इन्होंने कॉमन क्लास ने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया नेशनल असेंबली के रूप में। और टेनिस के इंडोर ग्राउंड में इन्होंने वो जमा हो गए वर्साइल्स में और कहा कि हम लोग यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के कब तैयार किया? 1791 में। क्लियर हो गया? तो 2 साल लग गए इनको बनाने में। 1789 में शुरू किया था और 1791 में कंप्लीट हो गया। ठीक है। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिटाइज द पावर ऑफ मोनार्क, ये भी क्लियर हो गया। अब द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड इनटू द 2 सिटीजन ग्रुप। फ्रांस के लोगों को 2 भाग में, 2 सिटीजन ग्रुप में इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड कर दिया। एक थे एक्टिव सिटीजन और दूसरे थे पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन 2 ग्रुप था। एक्टिव सिटीजन वो लोग थे जो लोग 25 साल से ऊपर हैं और जो लोग उतना कमाते हैं, कितना? जितना एक लेबर, एक मजदूर 3 दिन में कमाता है, अगर उतना टैक्स देते हैं तो उनके पास ये राइट होगा वोट करने का। किसको वोट करने का? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। ठीक है। जो लोग 25 साल से ऊपर हों तो सब 25 साल के ऊपर नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। और दूसरा ये क्राइटेरिया था एक्टिव सिटीजन था कि एक्टिव सिटीजन कौन होंगे। सपोज करो कि आज आप 24 साल के हो, 1 साल बाद आप 25 के हो जाओगे, तो 25 तो हो गए, साथ ही साथ अगर आप टैक्स पे करते हो तभी आपके पास अधिकार होगा किसका? वोट करने का, मत देने का, अपना अधिकार एक्सरसाइज करने का। ठीक है, अपना राइट एक्सरसाइज करने का। तो आप एक्टिव सिटीजन होंगे। बाकी लोग कौन थे? पैसिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन हु हैव राइट टू वोट इन गवर्नमेंट एंड पैसिव सिटीजन हु डोंट हैव राइट टू वोट, जिनके पास राइट नहीं था वोट करने का। ऑल मेन हु एज 25 इयर्स और एबव एक्टिव सिटीजन थे क्योंकि वो टैक्स पे कर सकते थे। और दूसरे जितने भी लोग थे, पुरुष थे 25 साल से नीचे थे, और जितनी भी महिलाएं थी, चाहे वो 25 साल से ऊपर हो या 25 साल से नीचे थी, वो सब के सब पैसिव सिटीजन थे। इस बात को याद रखिएगा कि केवल पुरुषों को दिया गया अधिकार, महिलाओं को नहीं दिया गया। तो एक तरफा हुआ अधिकार, सबको नहीं दिया गया। नेशनल असेंबली में बाकी लोगों को नहीं देखा गया, केवल किसको देखा गया? पुरुष को देखा गया। ठीक है। तो इस तरह से फ्रांस हमारा
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। क्लियर है? ये पॉइंट पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। नेशनल असेंबली ने कंप्लीट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लिमिटाइज करेगा पावर ऑफ मोनार्क। नेक्स्ट था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया सिटीजन को दो भाग में, पहला एक्टिव सिटीजन एंड दूसरा पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन उनको बोला गया जो 25 साल से ऊपर होंगे, साथ ही साथ जो टैक्स पे करते हो। कितना टैक्स पे करते हो? जितना एक मजदूर उस जमाने में फ्रांस में कमाता है 3 दिन में जितना कमाता हो। सपोज करो कि वो 25 रुपए कमाता है एक दिन में, तो 75 रुपए है वो। तो जो 75 रुपए टैक्स पे करता उसको ही केवल वोट करने का अधिकार होगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार होगा। और जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो 25 साल से ऊपर हो या 25 साल से नीचे हो, और वो लोग, वो पुरुष जो 25 साल से नीचे हो, वो सब के सब किस में आएंगे? पैसिव सिटीजन में आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, जो आर्टिजन्स थे, जो पीजेंट्स थे, जो शॉपकीपर थे, वो तो टैक्स पे नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतना इनकम ही नहीं है। तो जितने इनकम वाले लोग हैं, जो रिच पर्सन लोग हैं, जो वेल्दी पर्सन लोग हैं, उन्हीं का केवल गवर्नमेंट होगा, बाकी का तो गवर्नमेंट होगा ही नहीं। गवर्नमेंट मतलब उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन होगा ना, बाकी लोगों का कैसे होगा? तो क्या इसको पूरी तरह से माना जाएगा कि नेशनल असेंबली कॉमन क्लास के द्वारा जो क्रिएट किया गया वो सही था? नहीं था। तो बाकी चीजों को लेकर हम आगे डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे इतना पॉइंट काफी है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग और भी चीजों के बारे में बात करेंगे कि फ्रांस में अगर मोनार्की को हटाया गया, रिपब्लिक कैसे बना, रेन ऑफ टेरर था, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मजा आएगा, अच्छा लगेगा पढ़ के। तो फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का जो पॉइंट था ये हमने डिस्कस कर लिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इससे जुड़ा हुआ जो भी सवाल है उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। जब भी मैं आपसे मिलूंगा उस समय आप पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसको जरूर लिख लीजिएगा। इसके लिखने से क्या होगा कि बार बार पढ़ते रहिएगा, किताबों से मिलाते रहिएगा, तो आपका और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है या तो दूर हो जाएगा, और अगर बनेगा तो मैं इसको दूर कर दूंगा। ठीक है? थैंक यू क्लास।